very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law. Myself मनिंदरजीत कौर बोपराय। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 3 के बारे में ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो चलो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन दीज थिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पार्ट 3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वहां पर 6 फंडामेंटल राइट जो है उनकी एक लिस्ट है। दैट मीन्स 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। सो फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो यहाँ इस पार्ट में है, पार्ट 3 में है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, right against exploitation article 23 to 24, right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational rights article 29 to 30, and right to constitutional remedies article 32 to 35. So these are total 6 fundamental rights. Now I'll discuss these articles one by one. First of all, I'll discuss आर्टिकल 12 जिसमें डेफिनेशन दी गई है स्टेट की। ये फंडामेंटल राइट हम किन से डिमांड करेंगे? स्टेट से। बट स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट का मीनिंग का क्या है? तो इस पार्ट में, दैट इज पार्ट 3 में, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका जो पार्लियामेंट, दैट मीन्स लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट के दोनों सदन, वो thirdly गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, एंड fourthly all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. So आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट की डेफिनेशन होगी, तो फर्स्ट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंडली जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है दैट इज पार्लियामेंट के दोनों सदन, थर्डली गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, फोर्थली द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, फिफ्थली द लोकल अथॉरिटीज, सिक्सथली अदर अथॉरिटीज। सो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी आर्टिकल 12 के बारे में और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकल अथॉरिटीज में क्या आता है, अदर लोकल अथॉरिटीज में क्या आता है। फॉर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आर्टिकल 12 आज इतना ही काफी है, जब मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आ सकता है। और ये जो लोकल और अदर अथॉरिटीज हैं इंडिया की टेरिटरी के विद इन है, और या फिर ये जो अदर अथॉरिटीज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के नीचे है। सो ये तो थी आर्टिकल 12 की डेफिनेशन। इस आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 में बोला गया है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट और उनके उलट जो लॉज हैं उनका क्या बनेगा, क्या वो प्रिवेल कर सकते हैं कि नहीं। सो आर्टिकल 13 के फर्स्ट क्लॉज में बोला गया है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. That means pre-constitutional laws. कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इमीडिएटली जो लॉ इन फोर्स थे, प्रिवेल कर रहे थे, अगर वो लॉज आज कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद किसी भी तरह इस पार्ट से, दैट इज पार्ट 3 के साथ इनकंसिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो इनसे मैच नहीं कर रहे, इनसे उलट कुछ बोल रहे हैं,
तो वो सारी प्रोविजन इन जब जिस भी लेवल तक की उनकी इनकंसिस्टेंसी होगी वहां तक वो सारी प्रोविजंस वॉइड होगी, दैट मीन्स वैलिडिटी उनकी कोई नहीं होगी और वो नलिटी में जाएंगे। सो ये तो था क्लॉज 1, दैट मीन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। 13 आर्टिकल का क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. तो ये उसने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, दैट मीन्स वो तो थे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। अब वो हमने कहा था आर्टिकल 13 में कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद भी स्टेट की एक जिम्मेवारी है, दैट मीन्स उस पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है कि वो किसी भी तरह का ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिसके द्वारा किसी भी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट इस पार्ट में, दैट इज पार्ट 3 में दिए गए हैं, वो किसी तरह टेक अवे हो और किसी तरह एब्रेजेस किया जाए उनको। और अगर ये लॉज बनते हैं जो हमारे पार्ट 3 के किसी भी प्रोविजन को कंट्रावेंशन कर रहे हैं, उन उस प्रोविजन की कंट्रावेंशन कर रहे हैं, तो उस कंट्रावेंशन जिस भी लेवल तक है वहां तक वो लॉ जो होगा वो वॉइड होगा, वो भी हम सही नहीं मानेंगे और शुरू से उसे हम नलिटी में करार कर देंगे। सो ये तो था क्लॉज 2। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 का क्लॉज नंबर 3। In this article, unless the context otherwise required, law include any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or uses having in the territory of India the force of law। हमने पहले जो 2 क्लॉजेज आए थे वहां पर हमने बात की थी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की और उसके बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की। बट लॉ है क्या? कौन सी टर्म जो होगी वो लॉ कॉन्स्टिट्यूट करेगी, दैट मीन्स वो लॉ बनाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हमें दे दिए, दैट मीन्स किसी भी तरह की ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस जिसकी इंडिया में फोर्स ऑफ लॉ है, दैट मीन्स उसकी एबिलिटी है कि वो एज अ लॉ फोर्स रख सकता है। सो ये सारे जो चीज़ें हैं उन्होंने बोल दिया कि इसे हम लॉ ही मानेंगे। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, किसी भी तरह वो वॉयलेट कर रहे हैं हमारे पार्ट 3 को, उसके अगेंस्ट आ रहे तो वो वॉइड ही होंगे। आगे आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में बोला गया है लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution, not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in the particular areas। आगे आर्टिकल 13 के 4 क्लॉज में बोला गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। यहाँ पर आर्टिकल 13 का, दैट मीन्स जो भी आर्टिकल 13 बोल रहा है कि जो वॉयलेट करेंगे इस पार्ट को उनको वॉइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 के 4 क्लोज में बोला कि अगर अमेंडमेंट के थ्रू अंडर आर्टिकल 368 किसी भी तरह की चेंज लाई जाएगी, अमेंडमेंट की जाएगी, तो ये जो आर्टिकल 13 है उस अमेंडमेंट पर अप्लाई नहीं होगा। जब हम बात करेंगे आर्टिकल 368 की किसी और वीडियो में, जब हम ये टॉपिक लेकर आएंगे तो हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज आर्टिकल 13 के बारे में इतना ही। तो आगे मैं बात करूंगा आर्टिकल 14 के बारे में। तो आर्टिकल 14 एक बहुत ही और फर्स्ट फंडामेंटल राइट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जहां से हम फंडामेंटल राइट शुरू करते हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दैट मीन्स स्टेट किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगी टू एनी पर्सन कि वो लॉ के सामने इक्वल है और उसे इंडिया की टेरिटरी के अंदर
इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी लॉज की। दैट मीन्स किसी लॉ जब प्रोटेक्ट करेगा सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, और इस इक्वालिटी की सब डिवीजन हो सकती है किसी भी तरह। हम बोल सकते हैं कि इक्वालिटी के एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 14 में। लॉ के सभी तो इक्वल नहीं हो सकते, रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, किसी तरह भी वल्नरेबल जो सोसाइटी है, जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको भी समटाइम इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं की जाती इन कंपैरिजन टू अदर। तो ये सारा कंसेप्ट कि यहाँ पर क्या एक्सेप्शंस हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन अदर वीडियो विद द टाइटल आर्टिकल 14। सो आज के लिए आर्टिकल 14 की जो प्रोविजन थी वो सिर्फ इतनी थी। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। तो आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 यहाँ पर 5 तरह की जो कैटेगरीज होती है उनके बिहाफ पर बोलता है कि आप किसी भी तरह, दैट इज स्टेट किसी भी तरह किसी पर्सन से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। वो पर्सन होगा सिटीजन, और आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली लग रहा है सिटीजन्स पर। सिटीजन्स के लिए ये आर्टिकल प्रोवाइड किया है। यहाँ पर वर्ड एनी पर्सन नहीं है, दैट मीन्स नॉन सिटीजन्स की बात नहीं है। आर्टिकल 14 में नॉन सिटीजन्स था, दैट मीन्स सिटीजन प्लस एनी अदर पर्सन, बट यहाँ पर ओनली सिटीजन्स की बात की है कि उनके साथ किसी भी तरह का रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, रेस के बिहाफ पर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज ऑन 5 ग्राउंड्स उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 बोलता है The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Secondly, clause 2 में बोला गया है no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment. That means किसी भी सिटीजन को इन 5 ग्राउंड के बिहाफ पर उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह डिसेबल नहीं किया जाएगा, उनकी तरह कोई भी लाइबिलिटी नहीं लगा दी जाएगी, उन पर कोई कंडीशन नहीं लगा दी जाएगी कि वो ये शॉप को एक्सेस नहीं कर सकते या वहाँ पर जा नहीं सकते, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। इन 5 ग्राउंड पर किसी होटल या कोई भी पब्लिक जो एंटरटेनमेंट की प्लेस है उस पर यहाँ जाने से मना नहीं किया जाएगा इन 5 ग्राउंड के बिहाफ पर। सो एक तरह से ये जो 5 थिंग्स है इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सेकेंडली, इन 5 ग्राउंड के बिहाफ पर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को मना नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी तरह का जो कुआं है, दैट मीन्स वेल्स यूज नहीं कर सकते, टैंक्स यूज नहीं कर सकते, बाथिंग गार्ड्स नहीं यूज कर सकते, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। और कंडीशन यहाँ पर क्या है कि ये जो वेल्स है, दैट मीन्स कुएं हैं, जो टैंक्स हैं, बाथिंग गार्ड्स ने, रोड्स एंड प्लेसेस जो पब्लिक रिसोर्ट के हैं, वो पूरी की पूरी या फिर पार्शली किसी भी मेजरमेंट के पूरे से कम आउट ऑफ स्टेट फंड उसे चलाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, और जहाँ फिर डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। और जो ये सारी प्लेसेस हैं, दैट मीन्स वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स, और सारी की सारी क्या है, जनरल पब्लिक को डेडिकेट की गई। तो ये सारी जगह पर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, डिसेबल नहीं किया जाएगा, लायबल नहीं ठहराया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो आगे हम बात करेंगे क्लॉज 3 की। तो यहाँ पर नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर तो एक डिस्क्रिमिनेशन की ग्राउंड थी और कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई है स्टेट को कि अगर वो स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन बना सकती हैं स्त्रियों के बारे में, वुमेन के बारे में एंड चिल्ड्रन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड अंडर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो इनकी बेहतरी के लिए कुछ लॉज बनाए जा सकते हैं जो इक्वालिटी
प्रोवाइड नहीं करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर, इनकी पोजीशन को सही करने के लिए। सो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribe। तो यहाँ पर सेक्शन क्लॉज 3 के तरह ही क्लॉज 4 में एक्सेप्शन दे दी गई है आर्टिकल 15 की। आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कुछ क्लासेस को आगे लाने के लिए और उनकी एडवांसमेंट के लिए। और फर्स्ट वो क्लास है बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्डनेस उनकी चेक की जाएगी सोशली एंड एजुकेशनली। और सेकेंडली द सिटीजन्स, वो सारे सिटीजन्स जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सो ये तो था आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 4। इसके बाद बात करेंगे हम आर्टिकल 16 की। तो यहाँ पर आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो स्टेट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स नौकरी प्रोवाइड की जाएगी उसमें हर पर्सन का अपॉर्चुनिटी उसको इक्वली प्रोवाइड की जाए और उसका अधिकार है इक्वली रिप्रेजेंट होना और इक्वली वह उस पर बने रहना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल under Article 16 Clause 1 there shall be equality of opportunity for all the citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state। so Article 15 की तरह 16 भी applicable होता है for the citizens of India। तो यहाँ पर स्टेट को एक लाइबिलिटी उसकी बनाई गई है कि हर पर्सन को, सिटीजन्स जो इंडिया के हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करेगी। देयर इज अ वर्ड शैल, उसका रिस्ट्रिक्शन है स्टेट पर कि वो जब भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ किसी भी ऑफिस की अपॉइंटमेंट होगी अंडर द स्टेट तो यहाँ पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। तो सेकेंडली अंडर क्लॉज 2 द सिटीजन शैल on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect or any employment or office under the state। अगर जब भी बात होगी स्टेट के अंडर किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट देने की जहाँ किसी ऑफिस को देने की किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो उस सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन सारी ग्राउंड्स के बिहाफ पर। दैट मीन्स जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। दैट मीन्स दीज टोटल 7 ग्राउंड्स और एनी ऑफ देम, और सारी के सारी जहाँ इनमें से कोई भी किसी भी ग्राउंड पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा नौकरी प्रोवाइड करने के दौरान और उसके बाद भी। इवन आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के अदर पोर्शंस की। तो यहाँ पर आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 के बारे में बात करते हैं। क्लॉज 3 में बोला गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। यहाँ पर एक exception दे दी गई है, first exception to article 16। तो यहाँ पर बोला गया है under clause 3 कि जब भी state और पार्लियामेंट लॉ बनाएगी किसी भी क्लास के बारे में और नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में जो एम्प्लॉयमेंट के साथ डील करती होंगी, और या फिर किसी भी ऑफिस के अपॉइंटमेंट के बारे में जहाँ जो अंडर ऑफ द गवर्नमेंट होगी, जहाँ किसी लोकल गवर्नमेंट की जॉब होगी, जहाँ अथॉरिटी की होगी, तो यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी यहाँ पर पार्लियामेंट को लॉज बनाने से नहीं रोका जाएगा कि अगर उन्होंने कंडीशन लगाई कि इस एम्प्लॉयमेंट के लिए पर्टिकुलर रेजिडेंस का ही पर्सन हमें चाहिए, तो वो रेजिडेंस के बिहाफ पर उस एम्प्लॉयमेंट में एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं।
So under clause 4, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation or appointment of post in favor of any backward classes of citizens which in the opinion of the state is not adequately present in the service under the state. अगर स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन की प्रोविजन बना सकती है फॉर द पर्सन हु बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लासेस, और जो सिटीजन्स बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर स्टेट को लग रहा है, स्टेट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग उस बैकवर्ड क्लास को अच्छी तरह से अभी तक उन सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, तो वो यहाँ पर लॉज बनाकर स्टेट जो है उनकी अलग से रेजर्वेशन जो है अपॉइंटमेंट और पोस्ट की वो उनके फेवर में कर सकती है। तो अंडर क्लॉज 5, nothing in this article shall affect the operation of any law which provide that the incumbent of an office in connected with the affairs of any religious or denominational institution or other member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। अगर कोई भी पोस्ट या एम्प्लॉयमेंट जो डील करे किसी रिलीजियस ऑफिस के साथ, तो यहाँ पर स्टेट जो है एक पर्टिकुलर लॉ बनाकर बोल सकती है कि अगर हम स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए ले रहे हैं तो ये पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन, जो पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का पर्सन है, हमें चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल 16 से इस ग्राउंड के बिहाफ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, लॉ जो है वो बन सकता है इस ग्राउंड के बिहाफ पर भी। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 17 की, जो डील करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपने कभी सुना ही होगा अनटचेबिलिटी के बारे में, दैट मीन्स छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी इंडियन सोसाइटी में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के साथ। तो यहाँ पर आर्टिकल 17 के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली प्रोविजन बना दी गई है कि एबोलिशन ऑफ untouchability is abolished and its practice in any forms is forbidden. The enforcement of any disability rising out of the untouchability shall be an offense punishable in accordance with law। तो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, और अगर किसी भी तरह से जो इसकी कोई फॉर्म है जो फॉरबिडन है, जिसे रोका गया है, उसकी द्वारा किसी भी तरह की डिसेबिलिटी अराइज होती है तो वो लॉ की नज़र में एक ऑफेंस होगा जो पर्टिकुलरली अदर लॉज जो बने हैं अनटचेबिलिटी के वहाँ पर वो लगेंगे। सो ये तो था आर्टिकल 17। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्या है? यहाँ पर किसी को भी किसी तरह का ओहदा देना और उसको एक टाइटल देना। No title not being a military or academic distinction, that means पहली बात तो वो टाइटल जो ना तो अभी तक डील कर रहा है मिलिट्री की फील्ड से, ना किसी एकेडमिक डिस्टिंक्शन की फील्ड से, shall be conferred by the state no citizen of, जो हमारी स्टेट है मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाले अवार्ड्स को, टाइटल्स को छोड़कर कोई अवार्ड या टाइटल नहीं देगी। Nor secondly, no citizen of India shall accept any title from any foreign state। कोई भी इंडिया का सिटीजन है वो किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। Thirdly, no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from the foreign state। कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया का सिटीजन चलो नहीं है बट वो काम कर रहा है और उसने कोई ऑफिस होल्ड किया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट जो स्टेट के अंडर है, दैट मीन्स इंडियन स्टेट इंडिया के अंडर है, तो वो अगर किसी भी फॉरेन कंट्री से फॉरेन स्टेट से किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट करता है तो उसे प्रायर एक परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आगे हम बात करेंगे नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्यूलमेंट और ऑफिस और एनी काइंड ऑफ फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी पर्सन जिसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट है अंडर द स्टेट, वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना
किसी भी तरह का प्रेजेंट, गिफ्ट, एमेलमेंट, ऑफिस, कोई भी चीज़ जो किसी को फॉरेन स्टेट से स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसे ये लेना है तो उसे प्रेसिडेंट की जो प्रायर असेंट है, कंसेंट है, वो लेनी पड़ेगी। इसके साथ एबॉलिशन कर दी गई थी टाइटल्स की। तो आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 में बात की गई है फ्रीडम्स के बारे में, हमें किस किस चीज़ की फ्रीडम है। तो यहाँ पर बहुत सारी फ्रीडम्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर जो सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, उसका राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है उसके पास। सेकेंडली, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, वो इकट्ठे हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि इकट्ठे होने के लिए वहाँ पर पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, और हथियारों की जो वहाँ पर यूजेस नहीं होना चाहिए। थर्डली, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हर सिटीजन ऑफ इंडिया को अधिकार है कि वो एसोसिएशंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। फोर्थली, हर सिटीजन ऑफ इंडिया को अधिकार है, फ्रीडम है कि वो इंडिया की जो टोटल टेरिटरी है, इंडिया की जो टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया जिसमें, वहाँ पर फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिफ्थली, हर सिटीजन ऑफ इंडिया की फ्रीडम है और अधिकार है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर रिजाइड कर सकते, रह सकते हैं और सेटल डाउन हो सकते हैं। एंड लास्टली, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हर सिटीजन ऑफ इंडिया को अधिकार है, फ्रीडम है कि वो किसी भी तरह का प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, जो भी कोई उनका कितना है वो काम कर सकते हैं, कोई ट्रेड कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज, ये जो सारी फ्रीडम दी गई है ये एब्सोल्यूट है कि रिस्ट्रिक्टिव है? तो आगे हम 19 का जो आर्टिकल के क्लॉजेस है वो बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन के बारे में। ये इनके टोटल फ्रीडम नहीं है। दैट मीन्स अगर सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रीडम इंजॉय करना चाहते हैं तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये फ्रीडम इंजॉय की जा सकती है। तो आगे वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, नथिंग इन सब क्लॉज A ऑफ Clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. So first जो हमारा फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 के द्वारा उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है बहुत सारे सब हेडिंग्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टेट है, हमारा जो राइट है हर सिटीजन का स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसको रोक लगा सकती है, किसी भी तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है अगर उसे लग रहा है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कोई लॉ बनाएगी। तो इंडियन स्टेट की सिक्योरिटी देखकर उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो फ्रीडम है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। हमारी अदर कंट्री के साथ कैसे फ्रेंड रिलेशन है उनको देखकर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। डिसेंसी और मोरालिटी, और अगर बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, अगर हमारे राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के साथ कंटेम्प्ट हो रही है कोर्ट की, तो इस राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अगर किसी भी तरह की डेफामेशन हो रही है और इंसाइटमेंट, किसी भी ऑफेंस की इंसाइटमेंट उकसाया जा रहा है, तो हमारे ये जो फ्रीडम है राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है लॉ के द्वारा, स्टेट के द्वारा लॉ बनाकर। तो ये तो थी फर्स्ट फ्रीडम के ऊपर
रिस्ट्रिक्शन। आगे हम बात करेंगे अदर फ्रीडम्स के बारे में और उनकी रीजनल रिस्ट्रिक्शन के बारे में। सो क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग nothing in sub-clause B of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing in the interest of the sovereignty and integrity of India or public order reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said sub-clause। So, जो सेकंड अधिकार था, फ्रीडम था असेंबली का, पीसफुल असेंबली का, विदाउट आर्म्स का, तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। किसी को इस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर वो फ्रीडम जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसे वायलेट कर रही है, जो पब्लिक ऑर्डर उसे किसी तरह खराब कर रही है, जहाँ वो किसी भी तरह जो सब राइट है किसी तरह का उसे खराब कर रही है, तो रीजनल रिस्ट्रिक्शन जो है लॉ के द्वारा, स्टेट के द्वारा यहाँ पर इम्पोज की जा सकती है। आगे हम बात करेंगे क्लॉज 4 की। सो अकॉर्डिंग टू क्लॉज 4 नथिंग इन सब क्लॉज सी ऑफ द सेट क्लॉज, जो सब क्लॉज सी में फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है वहां पर लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाकर उस फ्रीडम को रोक लगा सकता है अगर वो जो फ्रीडम है किसी भी तरह सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी को किसी तरह इफेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर लॉ बनाया जा सकता है और उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो अंडर क्लॉज 5 यहाँ पर अगेन जो सब क्लॉजेस डी एंड ई में फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल 19 के, उन फ्रीडम्स पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है जो रीजनेबल होंगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, पब्लिक के जनरल जो पब्लिक है उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पर, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनको देखकर उस राइट पर फ्रीडम जो डी एंड ई में सब क्लॉजेस में दी गए उस पर वहां पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जा सकती है। सो अंडर क्लॉज 6 जो फ्रीडम सब क्लॉज जी में दी गई है उस पर स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है अगर वो फ्रीडम किसी भी तरह जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है और किसी भी तरह स्टेट को लग रहा है कि वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो उसको रीजनेबली कर्टेल करना चाहिए और उन पर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग लॉ बनाए जा सकते हैं। इन पर्टिकुलर नथिंग इन द said sub clause shall affect the operation of an existing law insofar as relate to or prevent the state from making any law relating to the professional or technical qualification necessary or practicing any profession or carry on any occupation, trade or business। जो फ्रीडम हमें दी गई है कि हम किसी भी तरह का प्रोफेशन जो है वो लेके जा सकते हैं, वो कोई ट्रेड ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर स्टेट जो इस फ्रीडम को भी कर्टेल कर सकती है और इस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है अगर स्टेट की नज़र में यहाँ पर ज़रूरत है उस पर्टिकुलर ट्रेड ऑक्यूपेशन या बिजनेस में किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले पर्सन की, तो यहाँ पर वो स्टेट मांग सकते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोफेशन ही यहाँ पर इस ट्रेड में चाहिए, ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन ही चाहिए टेक्निकल, तो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है इस बिहाफ पर। सेकेंडली the carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service whether to the exclusion complete or partial of citizens of or otherwise। हमने बात की थी कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो हर प्रोफेशन को, हर ट्रेड को, हर ऑक्यूपेशन की उनकी फ्रीडम है, उसे वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर वो ही बिजनेस, वो ही ट्रेड, वो ही ऑक्यूपेशन स्टेट के द्वारा कैरी ऑन किया जाएगा और या फिर वो ऑन किया जा रहा है, दैट मीन्स उसकी मलकियत है स्टेट की उस बिजनेस पर, उस प्रोफेशन पर, उस ट्रेड पर, उस ऑक्यूपेशन पर, तो यहाँ पर जो स्टेट है वो
उस ट्रेड पर, बिजनेस पर, इंडस्ट्री और सर्विस पर कंप्लीटली और पार्शली रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज कर सकती है कि ये हम ही करेंगे, ये हमारे अंडर आ रही है। तो इस राइट पर भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबली लगाई जा सकती है बाय द स्टेट बाय मेकिंग लॉस। सो ये तो सारा कंसेप्ट था आर्टिकल 19 का। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में, जो डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी भी पर्सन को कन्विक्शन की जाएगी किसी ऑफेंस के बिहाफ पर, तो वहां पर उसके क्या क्या अधिकार होंगे, ये सारे के सारे आर्टिकल 20 में बताए गए हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्लॉज की। तो फर्स्ट क्लॉज में कहा गया है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन इन द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एन एन ऑफेंस। पहली बात तो है, अगर किसी भी पर्सन को कन्विक्ट किया जाएगा किसी भी ऑफेंस में, पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि उसने उस टाइम जब वो कुछ काम किया था तो वो एक कमीशन बने एक्ट का, जिसे उस समय किसी लॉ को वायलेट किया गया हो और उसे चार्ज किया गया हो एज एन ऑफेंस, nor be subject to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। जिस समय वो ऑफेंस हुआ था उस समय जो पनिशमेंट थी वही पनिशमेंट उस पर बाद में लगेगी। उस ऑफेंस के लगने के बाद, होने के बाद, वो जो पेनल्टी है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। दैट मीन्स जो उस समय जितनी पेनल्टी है कमीशन करने के टाइम, वही पेनल्टी वो उसके ऑफेंस को डिक्लेयर और कंप्लीट होने में लगेगी, पनिश करने के टाइम लगेगी। सो सेकेंडली, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, देयर इज अ वर्ड डबल जेओपार्डी। सो यहाँ पर जो कंसेप्ट था, जो प्रिंसिपल था डबल जेओपार्डी का, वो डिफाइन किया गया। दैट मीन्स कोई भी जो पर्सन है उसे सेम ऑफेंस के अंडर एक से ज्यादा टाइम पनिश नहीं किया जाएगा और ना ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा। 2 टाइम उसकी केस उसके सेम ऑफेंस पर नहीं किया जा सकता। Thirdly, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस का एक्यूजेशन लगा, दैट मीन इल्जाम लगा कि इसने ये गुनाह किया है, तो उसको अपने ही खिलाफ उस केस में विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स सेल्फ को जो वो अपना प्रोटेक्शन डिफेंस दे सकता है। आगे हम बात करेंगे इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर वर्ड है नो पर्सन, कोई भी पर्सन, दैट मीन्स सिटीजन और नॉन सिटीजन, किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से, जिंदगी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसकी जिंदगी उससे छीनी नहीं जाएगी लाइफ, और उसकी पर्सनल लिबर्टी भी जो है वो उससे छीनी नहीं जाएगी। अगर उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किसी भी तरह जाएगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर प्रोसीजर जो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है और जो लॉ बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी लाइफ और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो ये तो था आर्टिकल 21। इसके आज हम इसके स्कोप के बारे में बात करें तो इसका इतना डायनामिक नेचर है कि पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो जब हम बात करेंगे, मैं इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी बाद में आर्टिकल 21 के बारे में, तो हम 1 बाय 1 वो सारे जो इसके स्कोप में आ रहे हैं राइट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आर्टिकल 21 ये हम ऊपर से पढ़ें तो ये बोल रहा है। सो इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 21A। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 21 तो था, बट जो 21A है वो बाद में ऐड किया गया है विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट।
तो आर्टिकल 21A डील करता है राइट टू एजुकेशन के साथ। तो यहाँ पर बोला गया है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। तो यहाँ पर स्टेट की जिम्मेवारी लगा दी है शैल वर्ड बोलकर, कंपेल किया गया है कुछ स्टेट जो है हर पर्सन को, हर बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14। 6 साल के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चे तक वो हर एक को फ्री जो पढ़ाई है, जो है विद्या है वो देगी और कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेगी, लॉस जो भी बनेंगे इसके रिगार्डिंग उसके हेल्प के साथ। तो आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, कौन कौन सी जो फंडामेंटल राइट है उनके वो उस समय वायलेट ना किए जाएं और किस प्रोसीजर के साथ उसे अरेस्ट किया जाएगा, ये भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22। सो आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उससे बिना इन्फॉर्म किए डिटेन नहीं किया जाएगा अरेस्ट कस्टडी में। जब भी वो आएगा जितनी जल्दी हो सके उसे बताया जाएगा कि आपको किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया है और उसे रोका नहीं जाएगा और रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी पर्सन को, मतलब जो अपने लीगल प्रैक्टिशनर अपनी चॉइस का, उसे वो कंसल्ट नहीं कर सकता, डिफेंड नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर बोला गया कि अगर पहली बार कोई पर्सन अरेस्ट होकर आएगा जितनी जल्दी हो सके उसको उसकी अरेस्ट की ग्राउंड बताओ और सेकेंडली उसे अधिकार मतलब बताओ कि आपका अधिकार है और डिनाई नहीं, रोका नहीं जाएगा कि वो कंसल्ट कर सकता अपनी चॉइस के पर्सन के साथ, दैट मीन्स जो डील करेगा लीगल प्रैक्टिशनर के साथ और किसी भी पर्सन के साथ वो जो डिफेंड हो सके। तो secondly, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate। जिस भी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है कस्टडी में उससे जो वहाँ का नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा उसको 24 आवर्स के बीच में उसके सामने पेश करना होगा। और यहाँ पर उसका टाइम जो है जर्नी का, दैट मीन्स उसका सफ़र का जो टाइम है फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट, वो टाइम जो है वहाँ पर निकाल दिया जाएगा 24 आवर में से। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। अगर उसको 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा कि किस बिहाफ पर इसे हमने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, तो उस पीरियड के बाद से, दैट मीन्स 24 आवर्स के बियॉन्ड उसे डिटेन और अरेस्ट करके नहीं रखा जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। 24 आवर्स से बाद में रखा जा सकता है बट कंडीशन है कि वहाँ पर मैजिस्ट्रेट की जो कंसेंट है, वो जो ऑर्डर है वो ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 के बारे में। Nothing in clause 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is an enemy alien। अब ये जो क्लॉज 1 and 2 थे आर्टिकल 22 के, वो उन पर्सन पर अप्लाई नहीं होंगे जो एनिमी एलियंस ने। और सेकेंडली टू एनी पर्सन हु अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये जो आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 and 2 हैं वो उन पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे जिनको अरेस्ट किया गया है और या फिर डिटेन किया है अंडर द लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो ये तो था आर्टिकल 22 का क्लॉज नंबर 3। आगे हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4 की।
आगे हम बात करते हैं क्लॉज 4 की। तो क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड than 3 months unless an advisory board consisting of persons who are or have been or are qualified to be appointed as judges of a high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention। तो यहाँ पर हमने बोला था कि किसी भी पर्सन को 22 आर्टिकल उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उसकी अरेस्ट और डिटेंशन हुई है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंडर। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी कंडीशन है कि किसी भी पर्सन को 3 मंथ्स से ज़्यादा उसे नहीं रखा जाएगा डिटेंशन में। अगर वो 3 मंथ्स का पीरियड बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, अगर वो स्पेसिफिकली जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, उनको एक एडवाइजरी बोर्ड उनका कंसिस्ट किया गया है और जो रह चुके हों या हों और उस पीरियड के कंप्लीट होने से पहले उन्हें रीज़न, उनके पास सफिशिएंट रीज़न है उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि हमें इसकी जो डिटेंशन है 3 मंथ्स से ज़्यादा करनी है, तो उसकी जो डिटेंशन है, जो अरेस्ट है, वो 3 मंथ से ज़्यादा की जा सकती है उस एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से। Provided that nothing in this sub-clause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under Clause B of Clause 7, or such person is detained in accordance with the provision of any law made by Parliament under sub-clauses A and B of the Clause 7। सो इसकी पर्सन की जो डिटेंशन है वो बढ़ाई जा सकती है अगर वहाँ पर पार्लियामेंट ने अदर जो लॉज हैं इसके रिगार्डिंग बना दिए हैं, तो जो एक्सटेंशन है वो की जा सकती है। सो अंडर क्लॉज 5, when any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for the preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। जब भी किसी पर्सन को डिटेन किया जाएगा इन कस्टडी और वो ऑर्डर किया गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, तो जिस अथॉरिटी ने ये ऑर्डर बनाया है और जिनके द्वारा ये ऑर्डर इशू किया गया है, जितनी भी जल्दी हो सके वो उस पर्सन को कम्युनिकेट कर देंगे और उसे बता देंगे कि आपको किन ग्राउंड्स के बिहाफ पर ये जो ऑर्डर प्रिवेंटिव डिटेंशन का हमने इशू किया है, और उसे जितनी भी जल्दी हो सके अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आगे अपना जो पक्ष है वो रख सके, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपने बारे में कुछ बता सके। एंड सिक्सली अंडर सब क्लॉज 6, under clause 6, nothing in clause 5 shall require the authority making any such order as to refer to in that clause to disclose fact which such authority considers to be against the public interest or to disclose। but हाँ, हमने बोला तो था अगर किसी पर्सन को वो डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो उसे उसकी ग्राउंड बताई जाएंगी। बट यहाँ पर अगेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी, अगर उस अथॉरिटी को जिसने ऑर्डर इशू किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, उसे लग रहा है कि हम जो फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे वो जा सकते हैं अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और किसी भी तरह के पब्लिक का नुकसान कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि आपको उसकी ग्राउंड बताना जरूरी नहीं है और कुछ फैक्ट्स जो डिस्क्लोज करने वो जरूरी नहीं है। और अंडर क्लॉज 5 पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब, जो पार्लियामेंट है लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब कर सकती है द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months अंडर एनी लॉ प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट obtaining the opinion of advisory board in accordance with the provision of sub clause 4 clause A of clause 4। तो यहाँ पर पार्लियामेंट को
अधिकार दे दिया गया है कि वो लॉ बनाकर सर्कमस्टांसेस डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्लास जहाँ क्लासेस ऑफ केसेस हैं यहाँ पर किसी भी पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा रखा जा सकता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के। Secondly, the maximum period for which any person in any law, any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention and the procedure to be followed by an advisory board in an inquiry under subclause A of clause 4। वहाँ पर बोला गया था पहले कि अब कोई भी जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का 3 मंथ से ज़्यादा पीरियड बढ़ाना चाहेगा तो एडवाइस रिपोर्ट कंसिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर अंडर क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का टाइम बढ़ाया जा सकता है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, और इसके बारे में लॉ बनाएगी पार्लियामेंट। कितने केसेस, कौन से क्लासेस ऑफ द केसेस में मैक्सिमम पीरियड जो है डिटेंशन का वो बढ़ाया जाएगा, ये भी पार्लियामेंट के द्वारा बताया जाएगा। और एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा इंक्वायरी में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये भी पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग लॉ जो है वो बना सकती है और लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब कर सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 23 की, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक, यहाँ पर ट्रैफिक वर्ड हो गया किसी भी तरह का आदान प्रदान, किनका, ह्यूमन बीइंग्स का। और फोर्स्ड लेबर जैसे हम बोलते हैं बंधुआ लेबर, जहाँ पर किसी को फोर्सफुली उसे लेबर करवाई जाए, उनसे मजदूरी करवाई जाए। तो अंडर क्लॉज 1 ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of the provisions shall be an offence punishable in accordance with the law। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो है उनका व्यापार और बेगार एक फॉर्म है, और जो अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर ये किया नहीं जाएगा, प्रोहिबिशन है। अगर इसकी प्रोविजंस की कंट्रावेंशन होती है तो इसे लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। Secondly, under clause 2, nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्स लेबर की, तो क्या जो स्टेट है वो फोर्स लेबर करवा सकती है इन द फॉर्म ऑफ कंपल्सरी सर्विस? यस। तो स्टेट जो है किसी भी पर्सन पर इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस अगर वो सर्विस होगी पब्लिक पर्पस के लिए। एंड सेकेंडली, इन imposing such service the state shall not make any discrimination on ground only of religion, race, caste or class or any of them। स्टेट किसी पर्सन से दैट मीन सिटीजन ऑफ इंडिया से कंपल्सरी सर्विस ले सकती है अगर वो पब्लिक पर्पस के हित में है, बट वो सर्विस लेने के टाइम स्टेट की एक ड्यूटी है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी पर्सन के साथ इस बिहाफ पर कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, किसी स्टेट को, रेस को, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम, इनके बिहाफ पर भी सर्विस कंपल्सरी सर्विस इम्पोज करने के टाइम डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स पर नहीं किया जाएगा बाय द स्टेट। सो अंडर आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 24, prohibition of employment of children in factories etc. No child below the age of 40 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से अभी कम है उसे किसी भी वर्क में एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा, किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में या किसी और एम्प्लॉयमेंट में जो एक तरह की हैजार्डस है, किसी भी तरह उसका नेचर जो वो बच्चों के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 24 में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। आगे बात करेंगे आर्टिकल 25 के बारे में, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ religion। तो under clause 1 of article 25, subject to public order, morality and health and to the other provision of this part,
all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. हर जो पर्सन है, दैट इज यहाँ पर हर पर्सन यूज किया गया है, ना कि वर्ड सिटीजन। दैट मीन्स हर पर्सन, हर ह्यूमन बीइंग के बारे में ये आर्टिकल जो है वो लगेगा। तो हर पर्सन जो है वो एंटाइटल है, इक्वली हर एक का अधिकार है कि वो अपनी कंसाइंस जो उनके आध्यात्मिक उनकी जर्नी है उसको फॉलो करे, फ्रीडम है उसकी, उसको वो किसी भी जो रिलीजन है उसे प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर साथ ही में एक रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज की है कि वो जो हम कंसाइंस को फ्रीडम है, हमारी प्रोफेशन, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस की फ्रीडम है रिलीजन की, वो किसी भी तरह पब्लिक ऑर्डर को खराब ना कर रहा हो, मोरालिटी को खराब ना कर रहा और हेल्थ को खराब ना कर रहा, तो ये जो फ्रीडम है वो प्रिवेल कर सकती है। सेकेंडली, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम एनी मेकिंग एनी लॉ firstly regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. Secondly, providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. आगे बात हम करेंगे एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग, द बियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन में आप सभी जानते होंगे कृपान पहनना, वेयर करना और कैरी करना, लेकर जाना किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको माना जाएगा कि अगर किसी ने कृपान डाली हुई है तो वो अपने रिलीजन का, जो सिख रिलीजन का प्रोफेशन कर रहा है, दैट मीन्स उसे प्रोफेस कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग, इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 द रेफरेंस टू हिंदू शैल बी कंस्टिट्यूड एज इंक्लूडिंग एज रेफरेंस टू पर्सन प्रोफेसिंग द सिख, Jaina or Buddhist religion and the reference to Hindu religion institution shall be construed accordingly। तो यहाँ पर जो वर्ड हिंदू यूज किया है उसको डिफाइन किया गया है अंडर एक्सप्लेनेशन 2। तो हिंदू की जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड होंगे सिख्स भी, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन्स के पर्सन्स। और अगर हम बात करेंगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, तो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब इन सभी पर्सन को इंक्लूड किया जाएगा, दैट मीन्स सिख, जैन और बुद्धिस्ट को। सो ये तो था एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ आर्टिकल 25। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 26 के बारे में। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। हर पर्सन को फ्रीडम है कि वो अपने जो रिलीजियस, जो उसके धार्मिक जो काम हैं वो उनको मैनेज कर सकता है, दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। बट पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखकर, मोरालिटी को ध्यान में रखकर, हेल्थ को ध्यान में रखकर, हर जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है और जो सेक्शन है उसको अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है किसी इंस्टीट्यूशन को फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। सेकेंडली, वो मैनेज कर सकते हैं अपने मैटर ऑफ रिलीजन को, अपने अफेयर्स को। थर्डली, वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ऑन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। फोर्थली, एडमिनिस्टर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ। बट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगेगी तो ओनली लगेगी ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आगे आर्टिकल 27 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 27 डील करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप टैक्सेस पे करो।
the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion of or maintaining of any particular religion or religious denomination। उस पर्सन किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि इसके साथ किसी भी जो रिलीजन है उसकी प्रमोशन होगी और वो जो पेमेंट होगी उनसे एक्सपेंसेस की और मेंटेन किया जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या रिलीजियस डिनोमिनेशन को। दैट मीन्स धर्म के बेस्ड पर किसी भी पर्सन को पेमेंट जो है ऑफ टैक्स की वो इम्पोज नहीं की जाए। अगर वो अपनी मर्जी से कोई करे तो उसकी अच्छी बात है, बट रिस्ट्रिक्शन और कंपल्सरी नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करें आर्टिकल 28 के, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर सेकुलरिज्म का कंसेप्ट होगा कि रिलीजन्स जो इंस्ट्रक्शन वो वर्शिप जो है वो दी जाएगी। इसके बारे में डील करता है आर्टिकल 28। So, no religious instruction shall be provided in any education institution wholly maintained out of state fund। जो भी education institution जो सारी की सारी state के funds के अकॉर्डिंग के द्वारा चलती है, उस इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन के साथ डील करती है वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी तरह की प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सेकेंडली, but nothing in clause 1 shall apply to an education institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which require that religious instruction shall be imparted in such institution। चाहे अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है और एक्सेप्शन दी गई है क्लॉज 1 की, जहाँ पर बोला गया था कि कोई भी स्टेट आउट ऑफ स्टेट फंड होली जो मेंटेन की जा रही है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है अंडर क्लॉज 2। यहाँ पर बोला गया है उस इंस्टीट्यूशन पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लगाई जा सकती हैं अगर वो इंस्टीट्यूशन चाहे स्टेट के फंड के द्वारा मेंटेन की जा रही, बट वो बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी उस ट्रस्ट के द्वारा, उस एंडोमेंट के द्वारा, जहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर्ड थी इम्पेयर्ड करने। Thirdly, no person attending any education institution recognized by the state or received aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto, unless such person or if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto। अगर वो पर्सन कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई अटेंड कर रहा है जिसे रिकॉग्निशन दी गई है स्टेट के द्वारा और या फिर वो स्टेट के फंड्स के द्वारा एड रिसीव करते हैं, तो वहाँ पर उसको कंपल्सरी नहीं किया जाएगा कि वो जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो उसको अटेंड करे ही करे उस वर्शिप को। अदरवाइज जब वो पर्सन अपनी मर्जी से चाहे मेजर है तो फिर वो अटेंड कर सकता है, अगर वो माइनर है तो उस पर्सन के गार्डियन की कंसेंट जो है वो जरूरी होगी। दैट मीन्स किसी भी बच्चे को जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो अटेंड कर रहा है वहाँ पर उसे कंपेल नहीं किया जाएगा पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए अगर उसकी इच्छा नहीं है तो। आगे आर्टिकल 29 के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। अगर हम बात करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया की, वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी में रिजाइड कर रहे हैं, जहाँ किसी पार्ट में रह रहे हैं, हर पर्सन को अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज जो उसकी स्क्रिप्ट है, दैट मीन्स उनकी लिपि है, जो उनका कल्चर है, उनको कंजर्व करने का उनका अधिकार है। उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा इसको प्रिजर्व करने के लिए।
No citizen shall be denied admission into any education institution made by the state or received aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. कोई भी सिटीजन है इंडिया का, उसे डिनाई नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा एडमिशन के बारे में कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में के एडमिशन के बारे में मना नहीं किया जाएगा जो टोटली मेंटेन की जाती है स्टेट के द्वारा, जहाँ फिर स्टेट के द्वारा फंड्स जहाँ एड्स रिसीव किए जाते हैं, और उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा इस पे हाफ पर कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, जहाँ फिर वो किसी रेस को बिलोंग कर रहा है, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। दैट मीन्स इन सभी ग्राउंड के बिहाफ पर उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सभी माइनॉरिटीज, चाहे वो माइनॉरिटी बेस्ड हो रिलीजन, चाहे लैंग्वेज के बेस्ड पर माइनॉरिटी हो, सभी माइनॉरिटीज को अधिकार है, दैट मीन्स शैल हैव द राइट कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। Secondly, in making any law for providing for the compulsory acquisition of any property of an education institution established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right granted in that clause। अगर कोई भी पर्सन उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में जो पर्टिकुलरली मिनॉरिटीज़ के साथ डील करेंगी, वो कोई प्रॉपर्टी लेगा कंपल्सरी, अगर वो कंपल्सरी एजुकेशन एक्वायर की जाएगी स्टेट के द्वारा, तो यहाँ पर एक्विजिशन करने के दौरान ध्यान रखा जाएगा कि उस पर्सन का जो राइट है इस क्लॉज के अंडर ग्रांटेड किया गया है वो किसी भी तरह रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट ना हो। आगे, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी whether based on religion or language। जब भी स्टेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट करेगी एड देगी, तो एड देने के वक्त वो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस ग्राउंड पर कि ये इसकी मैनेजमेंट पर्टिकुलर मिनॉरिटी के द्वारा जहाँ कंट्रोल में है, चाहे वो मिनॉरिटी रिलीजियस मिनॉरिटी हो और चाहे वो किसी लैंग्वेज के बेस्ड पर मिनॉरिटी कंसिस्ट कर रही हो। तो ये तो था आर्टिकल 30। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 31, दैट मीन्स कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो आर्टिकल 31 था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का, रिपील कर दिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसको ख़त्म कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 31A की, जो डील करता है सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एक्सेट्रा। स्टेट एक्वायर करने के दौरान कुछ जो लॉज हैं वो सेविंग लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो ये तो थे आर्टिकल 31 के कुछ कंसेप्ट। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 32 की। सो आर्टिकल 32 डील करता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। सो अंडर क्लॉज 1, the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of right conferred by this part is granted. The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari,
whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part under Clause 3, without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by Clauses 1 and 2. Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under Clause 2. Under Clause 4, the right granted by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution. And under Article 32, there is constitutional validity of state laws not to be considered in proceedings under Article 32. The constitutional validity of state laws not to be considered in proceeding under Article 32 repealed by the Constitution 43rd Amendment Act 1977. So, this Article 32A was repealed. आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 33 की पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एटसेट्रा. The Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to, first of all, the members of the armed forces, or secondly, the members of the forces charged with the maintenance of public order, or thirdly, persons employed in any bureau or other organization established by the state for purpose of intelligence or counterintelligence, or fourthly, persons employed in or in connection with the telecommunication system set up for the purpose of any force, bureau, or organization referred to in clauses A to C, be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. So ये तो था आर्टिकल 33. आगे बात हम करेंगे आर्टिकल 34 के बारे में. Restrictions on rights conferred by this part while martial law is in force in any area. Notwithstanding anything in the foregoing provision of this part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture order, or other act done under martial law in such area. So ये तो था आर्टिकल नंबर 34 of the Constitution. आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 35, legislation to give effect to the provision of this part. Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament shall have, and the legislature of a state shall not have power to make, with respect to any of the matters which under Clause 3 of Article 16, Clause 3 of Article 32, Article 33 and Article 34 may be provided for by law made by Parliament, and for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this part, that is Part 3rd of the Constitution. Any law in force immediately before the commencement of the Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in subclause 1 of the clause A, or providing for punishment for any act referred to in subclause 2nd of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modification that may be made therein under Article 372, continue in force until altered or repealed or amended by the Parliament. So, ये तो था आर्टिकल 35.
तो आज हमने डिस्कस किया है होल पार्ट, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। उसमें इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन फॉर मोर वीडियोज़। आज के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।